हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन के वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग जो अपना पिछला लेक्चर खत्म किए थे, जिसको हम अंश एवं अंश पूंजी के नाम से चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया था। ये कंपनी हमारा यूनिट है, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है अंश एवं अंश पूंजी, उसमें यानी शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसमें हम लोगों ने आधा खत्म कर दिया था। और आज के क्लास में वो जहां हमने छोड़ा था पिछले क्लास में, वहीं से आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने अंश पूंजी के बारे में पूरा पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमें पढ़ना है अंश के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था वो ये चैप्टर का नाम था अंश एवं अंश पूंजी, शेयर एंड शेयर कैपिटल। इसमें अंश पूंजी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में जानी थी। ठीक है सर, और डिफरेंसेज भी हमने देखा था और सभी तरह के जितने भी कैपिटल हो सकते हैं वो सभी तरह के कैपिटल के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है सर, पूंजी के बारे में पढ़ लिया था, ये उसका कैटेगराइजेशन कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये सभी हमने चर्चा कर लिया था। और आज के क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है अंश के बारे में, कि अंश क्या होता है, यानी कि शेयर्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं शेयर्स के बारे में पढ़ना। तो देखेंगे शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है, शेयर्स यानी अंश के बारे में लिखा है। सबसे पहले अंश का अर्थ लिखा हुआ है कि अर्थ क्या होता है। अर्थ में लिखा है कि कंपनी की कुल पूंजी, कंपनी की जो भी कुल पूंजी होती है वो सारी की सारी पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे भागों में या हिस्सों में विभाजित होती है। छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं भागों या हिस्सों को अंश कहते हैं, यानी शेयर कहते हैं। देखिए सिंपल भाषा में कहें तो जो कंपनी का कैपिटल है, जैसे कि अगर कह दे कि कंपनी का जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपया है और उस 10 लाख रुपया को हमने क्या किया, 10-10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 1 लाख टुकड़े बनेंगे। तो 1 लाख जो टुकड़े बने ना, वही 1 लाख टुकड़े क्या कहलाएंगे, शेयर्स यानी अंश कहलाएंगे। क्लियर है बात। आगे कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब धारा 84, ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, धारा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना याद रखिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश के बारे में क्या कहता है। ये अंश क्या है सर, तो अंश से आशय एक कंपनी की अंश पूंजी से है। अंश से आशय क्या है, एक कंपनी की अंश पूंजी से है, अंश पूंजी के एक अंश से है जिसमें स्टॉक भी शामिल है। कहता है कि अंश से आशय एक कंपनी की अंश पूंजी से है, अंश पूंजी के एक अंश से है जिसमें स्टॉक भी शामिल है। ये कंपनी लॉ में ऐसा बताया गया है, कंपनी अधिनियम में ऐसा बताया गया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अंश का अर्थ अगर आपको आता है 2 नंबर में लिखने के लिए, तो अंश के बारे में कैसे लिखेंगे कि अंश क्या है, तो कंपनी की कुल पूंजी की एक निश्चित राशि छोटे छोटे भागों में या हिस्सों में विभाजित होती है और उन्हीं छोटे छोटे भागों या हिस्सों को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे लिखा हुआ है अंश के बारे में कि वे व्यक्ति जो अंशदान करते हैं, यानी वे व्यक्ति जो अंश खरीदते हैं किसी दूसरे कंपनी का अथवा अंशों के स्वामी होते हैं, उनको कंपनी के सदस्य या अंशधारी वो कहलाते हैं। क्लियर बात, मतलब इंग्लिश में बोले तो शेयर होल्डर कहलाते हैं। जो कंपनी, जिस कंपनी का भी अंश जो भी व्यक्ति खरीदेगा, वो व्यक्ति उस कंपनी के लिए अंशधारी या सदस्य या शेयर होल्डर कहलाएगा। क्लियर बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है अंशों के भेद, यानी टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश और दूसरे वाले को बोलते हैं समता अंश। इंग्लिश में बोले तो पहले वाले को बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर और दूसरे वाले को बोलते हैं इक्विटी शेयर। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके कि ये पूर्वाधिकार अंश क्या होता है और समता अंश क्या होता है, दोनों के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है सर पूर्वाधिकार अंश, तो लिखेंगे पूर्वाधिकार अंश के बारे में कि पूर्वाधिकार अंश से आशय ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश यानी डिविडेंड प्राप्त करने का समता अंशधारियों से पहले अधिकार होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समता अंशधारियों से पहले अधिकार इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है। नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वाधिकार अंश मतलब पूर्व अधिकार वाला अंश। तो पूर्व अधिकार यानी पहले अधिकार मिलता है, किससे पहले अधिकार मिलता है, तो समता अंशधारियों से।
किस चीज में मिलता है? तो कहता है लाभांश प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में? लाभांश प्राप्त करने में, यानी डिविडेंड प्राप्त करने में समता अंशधारियों से पहले अधिकार प्राप्त होता है तथा कंपनी समापन की दशा में, और अगर कंपनी बंद हो गई किसी परिस्थिति में, तो ऐसे अंशधारियों को, ऐसे मतलब पूर्वाधिकार अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार यानी प्राथमिकता भी प्राप्त होता है। ठीक है सर। कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कंपनी के बंद होने की दशा में भी जो कैपिटल वापस लेते हैं, वो मतलब वापस ले सकते हैं, कैपिटल को, अपने पूंजी को वापस ले सकते हैं, और समता अंशधारियों से पहले ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, यानी प्रीफरेंस शेयर का पूर्वाधिकार अंशों का विशेषता अब हमें पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं विशेषता के बारे में। पहला लिखा है इसे अस्थायी दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। मतलब कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, उनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक फिक्स रेट से क्या मिलता है? अस्थायी दर से लाभांश यानी डिविडेंड मिलता है। ठीक है। आगे कहता है इसे लाभांश के संबंध में संचयी अधिकार यानी क्युमुलेटिव राइट्स होता है। जो लाभांश होता है उसके संबंध में क्युमुलेटिव राइट होता है, संचयी अधिकार होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है जरा समझ लीजिए 1 मिनट में, कि संचयी अधिकार का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि इस साल अगर लॉस हुआ है बिजनेस में, तो फिर तो डिविडेंड नहीं बांटेगा, और जब डिविडेंड बटा ही नहीं तो इनको कैसे मिलेगा? लेकिन इस साल नहीं भी मिला है तो भी एक फिक्स रेट जो इनको मिलना चाहिए था, वो अमाउंट अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो वो अगले साल भी शिफ्ट हो जाएगा, और अगले साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, इस साल का भी जोड़ करके तब अगले साल दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव राइट। मतलब इस साल का जो अधिकार है वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संचयी अधिकार होता है। किसको? ये पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही होता है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की समाप्ति पर, जब कंपनी समाप्त हो जाता है, इनकी समता अंशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कंपनी बंद हो जाता है तो समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को पैसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, पूंजी लेने का अधिकार पहले प्राप्त होता है समता अंशधारियों की तुलना में। आगे कहता है, चौथा पॉइंट लिखा है इसमें, पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे लिखा है, परंतु यदि लगातार 2 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक लाभांश बकाया है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने व प्रत्येक प्रस्ताव में मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कहता है कि अगर पूर्वाधिकार अंशधारी को सामान्य तौर पे तो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, पर अगर उनको लाभांश 2 वर्षों तक या 2 से अधिक वर्षों तक लगातार नहीं दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेने व प्रत्येक प्रस्ताव में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्लियर है बात? चलिए 5वां पॉइंट कहता है, इसका भुगतान यानी रिडम्पशन कंपनी निर्गमन तिथि के 20 वर्ष होने से पहले कर सकती है। मतलब कहता है कि रिडम्पशन जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का पैसा वापस भी लौटाना होता है जितना कैपिटल के रूप में लिया गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से, तो कितने समय में लौटाना होता है सर? तो मैक्सिमम 20 साल में लौटाना होता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने समय में पूर्वाधिकार अंशधारियों से पैसा, पूर्वाधिकार अंशधारियों का जो कैपिटल यानी पूंजी होता है वो लौटाना होता है। कितने सालों में लौटाना होता है? 20 सालों के अंदर अंदर लौटाना होता है। आगे कहता है, इसे स्कंद विपणी में खरीदा या बेचा जा सकता है, यानी जो शेयर मार्केट होता है उसमें भी इसको खरीदा या बेचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक लिखा हुआ है पूर्वाधिकार अंशों के भेद। जी हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने शेयर क्या होता है वो पढ़ा, फिर शेयर में 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। फिर हम लोगों ने पूर्वाधिकार अंशों के बारे में पढ़ना शुरू किया और पूर्वाधिकार अंश पढ़ने के बाद उसके बारे में हम क्या होता है ये पढ़ा, फिर हमने विशेषता पढ़ा और अब हम लोग पूर्वाधिकार अंशों के भेद पढ़ रहे हैं, माने टाइप्स पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर? मतलब कितने प्रकार के होते हैं प्रेफरेंस शेयर? तो देखिए प्रेफरेंस शेयर को बांटा गया है
किस प्रकार से, तो इन निम्नलिखित आधारों पर बांटा गया है। किन आधारों पर बांटा गया है, तो पहला नंबर लाभांश के आधार पे, दूसरा नंबर परिवर्तनशील के आधार पे, परिवर्तन है कि परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस आधार पे बांटा गया है, और तीसरा जो है वो शोधन के आधार पे बांटा गया है, चौथा जो है वो लाभ में भाग के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, तो इतने आधारों पे क्या किया गया है, पूर्वाधिकार अंशों के भेद बनाए गए हैं, यानी पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार बनाए गए हैं। तो आइए एक एक करके इनकी चर्चा जरा कर लेते हैं, इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों के जो भेद हैं, पहला लाभांश के आधार पर दो प्रकार का पूर्वाधिकार अंश होता है। किसके आधार पे, लाभांश के आधार पे दो प्रकार का होता है, पहला संचयी और दूसरा असंचयी, पहला संचयी और दूसरा असंचयी। मतलब कहता है कि संचयी पूर्वाधिकार अंश, पहला हो जाएगा संचयी पूर्वाधिकार अंश, दूसरा हो जाएगा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, संचयी पूर्वाधिकार अंश और दूसरा हो जाएगा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद कहता है कि सर, उसके बाद कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा सा लिख लेने दीजिए एक सेकंड, पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश और दूसरा कहता है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। क्लियर है। उसके बाद ये संचयी और असंचयी, अभी हम थोड़ी देर पहले संचयी का अर्थ बताए थे, मतलब क्यूमुलेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब पिछले साल का भी अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस हो गया है, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल पाया, तो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा और पिछले साल का भी हिस्सा अगले साल मिल जाएगा। ठीक है, तो संचयी और असंचयी ये दो प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं लाभांश के आधार पे। ठीक है, दूसरा परिवर्तनशीलता के आधार पे, परिवर्तनशील है कि नहीं है, तो ये दो प्रकार के, अगेन फिर से दो प्रकार के परिवर्तनशील के आधार पे दो प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं, पहला परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और दूसरा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अब ये क्या होता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश का अर्थ होता है कि ऐसा पूर्वाधिकार अंश जो कुछ समय बाद समता अंश में परिवर्तन हो सकता है, ऐसे अंशों को, ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को हम लोग परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। किसमें परिवर्तन हो सकता है? समता अंशों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कहता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी कि कुछ ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जो समता अंशों में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, ऐसे अंशों को अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अगला लिखा है शोधन, शोधनीय है या अशोधनीय है, तो शोधनीय या अशोधनीयता के आधार पे, यानी शोधनीयता के आधार पे हम लोग फिर से पूर्वाधिकार अंशों को दो भागों में बांटते हैं, पहला है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और दूसरा है अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। मतलब कहता है कि कुछ ऐसे प्रीफरेंस शेयर, कुछ ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनको कुछ समय के बाद उनका पैसा लौटाना होता है, उनका पूंजी का पैसा वापस लौटाना होता है, ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और दूसरा अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश का अर्थ है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको उनका पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। और अगला कहता है लाभ के आधार पर भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश और दूसरा अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अर्थात कि अगर कहता है कि मान लीजिए कि पहले तो हम लोग डिवेंचर होल्डरों को, डिवेंचर होल्डर यानी कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको उनका पैसा लौटा दिया जाता है, उनको ब्याज लौटा दिया जाता है साल में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से पूर्वाधिकार अंशों को लौटाया जाता है पैसा इनका। उसके बाद जो लास्ट में सबसे बच जाता है वो पैसा किसको दिया जाता है? वो पैसा दिया जाता है समता अंशधारियों को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट उसके बावजूद भी अगर प्रॉफिट में कुछ पैसा बचा हुआ है तो कुछ ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं, कुछ ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जो सबसे लास्ट में समता अंशों को पैसा देने के बाद जो पैसा बचा रहता है उसमें भी भाग ले सकते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं और जो भाग नहीं ले सकते हैं उनको अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा हो गया समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स। क्या होता है समता अंश, इक्विटी शेयर क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। लिखा है समता अंश से तात्पर्य, क्या तात्पर्य है सर? उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। देखिए किताब में इतना ही समझाया गया है कि समता अंश का अर्थ है कि वैसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। बट इससे क्या है कि सामान्य तौर पे आसानी से अगर हम कहें तो अर्थ समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा अंश है, ये कैसे डेफिनेशन है, ये कैसा परिभाषा है
जिसमें हम कहते हैं कि समता अंश वो अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। तो किताब में तो इतना ही लिखा है, लेकिन थोड़ा और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखें, लिखा है ऐसे अंशों का स्वामी कंपनी के शुद्ध लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश देने के पश्चात लाभ का अधिकार होता है। मतलब ये ऐसे अंशधारी होते हैं जिनको पैसा कम मिलता है, पूर्वाधिकार अंशों को पैसा देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसमें इनको हिस्सा मिलता है, समता अंशधारियों को, इक्विटी शेयर होल्डरों को। चलिए अगला टॉपिक लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि समता अंशों के विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं समता अंशों के, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला नंबर विशेषता लिखा है, यह कंपनी की जोखिम पूंजी है। सर ये रिस्क कैपिटल है, जोखिम भरा काम ये लोग करते हैं, क्योंकि सारा पैसा देने के बाद अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो इनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, इसलिए ये जोखिम पूंजी है। दूसरा कहता है समतांश के बारे में कि इसे सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में स्कंद विपणी में खरीदा या बेचा जा सकता है, यानी कि लिस्टेड कंपनी जो होते हैं, लिस्टेड जो कंपनी होते हैं उनको स्कंद विपणी यानी कि शेयर मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है, उनके इक्विटी शेयर्स को। तीसरा कहता है इसे कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जा सकता है। मतलब कहता है कि अगर हम किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं तो कंपनी को वापस से मुझे पैसे लौटाने की जरूरत लाइफ टाइम कभी भी नहीं पड़ती है। हालांकि हम अपने शेयर्स को, अपने अंशों को बेच सकते हैं मार्केट में, लेकिन कंपनी हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समता अंशधारियों को कंपनी की साधारण सभा में मत देने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर अगर आप खरीदते हैं, समता अंश अगर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो आपको किसी भी कंपनी, उस कंपनी का जिसका भी आप खरीदे हैं, उस कंपनी के साधारण सभा में यानी कि जनरल मीटिंग में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला लिखा है समता अंशधारी कंपनी के लाभ में भागीदार हो सकते हैं। कंपनी के लाभ में भागीदार हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, कंपनी अगर लाभ कमाएगी तो उसमें इनको भागीदारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक बहुत ही आसान सा, इतना सारा पॉइंट अगर आप पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों के बारे में पढ़ लिए हैं अभी तक, तो ये टॉपिक तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान है, जिसका नाम है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आप देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट हम लोगों ने ऊपर या तो अर्थ में जाना या तो विशेषता में जाना, इस तरीके से जो भी चीजें हम लोगों ने ऊपर जाना उन्हीं को पॉइंट वाइज बना करके यहाँ पर लिख दिया है। अधिकार आधार बनाया है, दूसरा लाभांश की दर बनाया है, उसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ पर पूंजी की वापसी आधार बनाया है, उसके बाद देखेंगे प्रबंध में भाग लेना, ये आधार बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आधार बना करके, ऐसे ऐसे आधार बना करके ये यहाँ पर अंतर को बताया है। अगला मत देने का अधिकार, आप देख ही सकते हैं किसको मत देने का अधिकार होता है, किसको नहीं होता है ना। अगला कहता है लाभांश का बकाया, लाभांश का बकाया में अगले साल किसको किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, संचयी पूर्वाधिकार अंशों को मिलता है, समता अंशों को नहीं मिलता है। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने ऊपर विशेषता में पढ़ा, और उन्हीं सब विशेषताओं को एक एक पॉइंट बना करके यहाँ पर अंतर में लिख दिया गया है। तो आप आसानी से अंतर को लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ अच्छे से पता है, उसकी विशेषताएं अच्छे से पता है, तो बस उन्हीं विशेषताओं को पॉइंट वाइज लिख दीजिए, डिफरेंस तैयार हो जाता है, विशेषता तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगला एक टॉपिक है जिसका नाम है श्रम साध्य या कहे तो स्वेट समता अंश। ये धारा 54 में बताया गया है। ये धारा आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट धारा है, एग्जाम में आ सकता है, जिसको इंग्लिश में कहे तो स्वेट इक्विटी शेयर। क्या होता है ये स्वेट इक्विटी शेयर? श्रम साध्य या स्वेट समता अंश क्या होता है? स्वेट समता अंश, देखिए ये श्रम साध्य अंश या स्वेट समता अंश होता क्या है सर? जब क्लासरूम में रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाता है तो इसको बड़े अच्छे कहानी के माध्यम से इसको समझाया जाता है, ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से याद हो जाता है कि सर अब ये श्रम करने वाले लोगों को यानी कि एम्प्लॉइज को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि वो पसीने बहा करके मेहनत करते हैं, इसलिए उनको कंपनी के द्वारा जो है वो ये अंश समता अंश दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट पर यानी कुछ छूट पर दिया जाता है। तो ऐसे अंशों को ही श्रम साध्य या स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट समता अंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी कहानी के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग फटाफट रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। चलिए, कहता है श्रम साध्य या स्वेट समता अंश क्या होता है सर? तो श्रम साध्य अंश या स्वेट समता अंश वे अंश होते हैं, कौन से अंश होते हैं सर? जो कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को, अभी बताएं एम्प्लॉइज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को छूट यानी बट्टा अथवा नगदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु बौद्धिक संपत्ति के प्रयोग के
के अधिकार के लिए निर्गमित करती है। मतलब एम्प्लॉइज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो दिन रात एक करके कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता और अपना श्रम इस्तेमाल करके वो लोग कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनको क्या करता है, उनके श्रम के लिए और उनके बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल के लिए उनको बट्टा पर या छूट पर या बिना पैसे लिए उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर उनका बौद्धिक क्षमता जो के प्रतिफल के रूप में क्या करता है, कंपनी उनको ये अंश देता है। और ऐसे ही अंशों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम साध्य अंश या स्वेट क्षमता अंश, यानी इंग्लिश में बोले तो स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अंशों का निर्गमन मूल्य। क्या होता है इशू प्राइस ऑफ शेयर? इशू प्राइस ऑफ शेयर मतलब जो अंशों को निर्गमित किया जाता है तो कुछ प्राइस पर इशू किया जाता है, कुछ मूल्य पर इशू किया जाता है। वो मूल्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उसी के बारे में लिखा है कि अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर 3 प्रकार के मूल्यों पर किया जा सकता है। पहला कहता है सम मूल्य पर यानी एट पार, दूसरा कहता है प्रीमियम पर यानी एट प्रीमियम, तीसरा कहता है कटौती या बट्टे पर यानी एट डिस्काउंट। तो आइए हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि सम मूल्य पर यानी एट पार का अर्थ क्या होता है, फिर प्रीमियम पर यानी एट प्रीमियम का अर्थ क्या होता है, और कटौती या बट्टे पर एट डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला वाला है, वैसे यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई विशेष मतलब यहाँ अर्थ निकल के नहीं आता है। आपको शॉर्ट में हम फटाफट तीनों के बारे में बता देते हैं कि सम मूल्य पर का अर्थ क्या होता है। कहता है कि अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू वो मान लीजिए 10 रुपया है, मान लीजिए 10 रुपया है, और उस अंश को, उस शेयर को इशू किया जा रहा है, मतलब इशू प्राइस भी जो है वो भी 10 रुपया ही है। तो ऐसी परिस्थिति में फेस वैल्यू के बराबर इशू प्राइस होने के लिए इस अंशों को क्या कहा जाएगा, सम मूल्य पर कहा जाएगा कि इसे निर्गमित किया गया है। मतलब किसी शेयर का, किसी अंश का अगर अंकित मूल्य उसके निर्गमित मूल्य के बराबर है तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा कि शेयर सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। दूसरा कहता है एट प्रीमियम, पहला के बाद दूसरा कहता है एट प्रीमियम यानी प्रीमियम पर। प्रीमियम का अर्थ हुआ कि अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसको इशू किया जा रहा है, इशू प्राइस उसका मान लीजिए 12 रुपया है, तो कहा जाएगा कि अंकित मूल्य से निर्गमित मूल्य ज्यादा है, तो इसको कहेंगे कि हम क्या कहेंगे कि ये अंश जो है प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। और तीसरा जो है वो कह रहा है कटौती या बट्टे पर यानी एट डिस्काउंट। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अगर किसी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य 10 रुपया है और उसको इशू किया जा रहा है, इशू प्राइस मान लीजिए 10 रुपया से कम है यानी लेट सपोज 8 रुपया है, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा कि चूंकि अंकित मूल्य से कम है निर्गमित मूल्य, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा कि अंशों का निर्गमन कटौती या बट्टे पर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पब्लिक इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। कहता है अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, जैसा कि टॉपिक हेडिंग से ही क्लियर है कि जो अंश है कंपनी के वो सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक में इशू किया जा रहा है, निर्गमित किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है सर? तो लिखा है कि अंशों के सार्वजनिक निर्गमन से आशय क्या आशय है सर? आशय कंपनी द्वारा जनता को अंश खरीदने के लिए दिए गए प्रस्ताव या निमंत्रण से है। जब कोई एक कंपनी पब्लिक को यानी जनता को प्रस्ताव भेजती है कि आप आइए और हमारे शेयर को, हमारे अंशों को खरीदिए, तो ऐसे ही परिस्थिति को कहा जाता है कि अंशों का क्या हुआ है, सार्वजनिक निर्गमन हुआ है यानी पब्लिक इशू ऑफ शेयर हुआ है। क्लियर है बात? लेकिन पब्लिक इशू ऑफ शेयर होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, आइए सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला लिखा है अंश निर्गमन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसेस होता है अगर किसी कंपनी को शेयर इशू करना है मार्केट में, तो उसका प्रोसेस क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रोसेस दिया है प्रविवरण जारी करना यानी टू इशू प्रोस्पेक्टस। अब सर ये प्रोस्पेक्टस क्या है आप जान लीजिए जरा सा। सबसे पहले जब किसी कंपनी के अंशों को, जब किसी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इशू करना होता है, मार्केट में निर्गमित करना होता है बाजार में, यानी कि जनता को निर्गमित करना होता है, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस नाम का यानी प्रविवरण नाम का एक पत्र, एक लेटर इशू किया जाता है। अब क्या होता है सर ये जान लीजिए। तो प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण एक प्रकार का विवरण होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स लिखे होते हैं जी, क्या कंपनी कैसी है, क्या करती है, कहाँ है, सारा बात। और साथ ही साथ कंपनी के साथ साथ कंपनी के अंशों के बारे में, जो कंपनी
कंपनी अंश निर्गमित कर रही है उस अंश का जितना भी डिटेल्स हो सकता है वो सारा का सारा डिटेल्स उसमें उस प्रविवरण नाम के, उस प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में कंपनी क्या करती है, जनता को इशू करती है, निर्गमित करती है। सबसे पहले कि अंश कौन सा है, किस प्रकार का है, कितना रुपया का है, कितना पर इशू किया गया है, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, ये सारे के सारी चीजें, ये सारी की सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस पर्पस से काम कर रही है, किस ऑब्जेक्ट से काम कर रही है, उद्देश्य से काम कर रही है, और अभी जो पैसा मांग रही है कंपनी वो किस विषय के लिए मांग रही है, मतलब उस पैसों का कंपनी क्या करेगी, ये सारा का सारा डिटेल्स जो है उस प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण नाम के डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। ये कंपनी शेयर जब इशू करती है, शेयर जब शेयर इशू करती है, अंशों को निर्गमित करती है जनता में, तो इशू किया जाने वाला सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण जनता में इशू कर देता है, निर्गमित कर देता है, उसके बाद जनता उसको पढ़ती है, देखती है, समझती है, और अगर उनको उन जनता को अगर शेयर्स यानी कि अंश अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने का मतलब कि अगर कंपनी पर भरोसा होता है लोगों का कि कंपनी हमें बेनिफिट देगी, तो ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करती है, जनता से आवेदन प्राप्त होता है कंपनी को, मतलब आवेदन भेजती है जनता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोले तो टू रिसीव एप्लीकेशन, जिसको एप्लीकेशन मनी आप लोग कहते हैं वो। तीसरा कहता है कि अंशों का आवंटन करना, मतलब जब एक बार कंपनी को आवेदन प्राप्त हो जाता है उसके बाद कंपनी क्या करती है, अंशों का आवंटन करती है। अर्थात कंपनी के पास जब आ गया, ढेर सारा आवेदन प्राप्त हो गया, एप्लीकेशन प्राप्त हो गया, उसके बाद उस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए, उस एप्लीकेशन को सारा चीज चेक करते हुए कंपनी क्या करती है, कंपनी इस निर्णय पर पहुंचती है कि कंपनी के जो भी अंश हैं उसको क्या किया जाए, आवंटित कर दिया जाए, जहां जहां से भी पैसे आए हैं, जिन लोगों से भी पैसे आए हैं। क्लियर है बात। अगर तीसरा, जब अंशों को आवंटित कर दिया जाता है उसके बाद अंशों पर याचनाएं किया जाता है, मतलब कॉल्स मनी मांगे जाते हैं, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल्स, आप लोगों ने इसी सीरीज में पढ़ा होगा। बट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, प्रविवरण इशू होता है, यानी प्रविवरण नाम के एक डॉक्यूमेंट को जनता में इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है, और उसी को पढ़ के जनता एप्लीकेशन मनी भेजती है, ठीक है। तो क्या होता है प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण, ये क्लियर हुआ। तो प्रविवरण पढ़ने के बाद ही जनता एप्लीकेशन मनी भेजती है, फिर कंपनी अलॉट करती है, फिर कॉल्स मनी मांगती है, और इसी का अकाउंटिंग आप लोग करते हो। तो देखिए, ये प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर इसीलिए बताएं क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस पहले चैप्टर में हमने कहा था कि पहला चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक था जिसमें था कि 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी कंपनी के 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट होते हैं, विवरण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, MOU और AOA के बारे में पढ़ा था, और एक प्रोस्पेक्टस भी था जिसके बारे में हमने कहा था कि अगले चैप्टर में मिलेगा, तो यही इसी के बारे में कहा था। देखिए यहाँ पर आपको ये प्रोस्पेक्टस नाम का, ये प्रविवरण नाम का जो टॉपिक है ये मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है अभिधान, अगला टॉपिक है अभिधान। अभिधान का अर्थ होता है सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, अभिधान क्या होता है, तो देखिए अभी अभी हमने कहा था कि जब कोई कंपनी को अंश निर्गमित करना होता है जनता में, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रविवरण जारी करती है जनता को। वो जनता जब प्रविवरण को पढ़ती है और उसको कंपनी पर भरोसा होता है, तो जनता फिर क्या करती है, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन भेजती है कंपनी को। तो जो कंपनी को आवेदन प्राप्त होता है, एप्लीकेशन प्राप्त होता है, वही आवेदन, वही एप्लीकेशन देखा जाता है कि कितना आया है, मात्रा में कितना आया है, मतलब क्या जितने अंशों के लिए प्रोस्पेक्टस में यानी प्रविवरण में लिखा गया था कि इतने अंश हम निर्गमित करेंगे, क्या उतना आ गया या उससे कम आया या उससे ज्यादा आया, ये सब हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला लिखा हुआ है न्यूनतम अभिधान। देखिए पहला लिखा है न्यूनतम, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में समझिए। ये जो लिखा है पूर्ण अभिधान के बारे में, फुल सब्सक्रिप्शन। पूर्ण अभिधान क्या होता है, कहता है कि जितना शेयर इशू किया गया है, जितना अंश निर्गमित किया गया है, उतने ही अंशों पर अगर आवेदन प्राप्त हो जाता है, एप्लीकेशन प्राप्त हो जाता है कंपनी को, जितना इशू किया गया था। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख शेयर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा और 1 लाख एप्लीकेशन भी आ गया, तो इसको कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन यानी पूर्ण अभिधान। दूसरा कहता है, इसके बाद 3rd नंबर कहता है अल्प अभिधान, अंडर सब्सक्रिप्शन। नाम से स्पष्ट है, अल्प यानी अंडर यानी कम, मतलब कहता है कि जितना शेयर इशू किया गया था
जितना शेयर इशू किया गया था, जैसे 1 लाख, और 1 लाख से कम यानी कि मान लीजिए 95,000, 90,000, 85,000 या 80,000, इस तरीके से अगर एप्लीकेशन आया है कंपनी के पास, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्प अभिधान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि हमारा जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ है, एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है कंपनी को, वो जितना शेयर इशू किया गया था उससे कम हुआ है, तो इसको कहेंगे अल्प अभिधान। और तीसरा कहता है अधि अभिधान। ये अधि अभिधान का क्या अर्थ है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या अर्थ है कि जितना शेयर हमने इशू किया था उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन, उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन यानी आवेदन प्राप्त हो गया है कंपनी को, तो इसको कहेंगे अधि अभिधान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बात। अब ये सर क्या है, न्यूनतम अभिधान क्या है यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, तो आपको बता दें। देखिए अल्प अभिधान जब होता है यानी अंडर सब्सक्रिप्शन जब होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी का रूल है कि सर कम से कम आपको 90% तो होना ही चाहिए सब्सक्राइब। कम से कम जो अभिधान है, सब्सक्रिप्शन है, वो 90% तो होना ही चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो फिर पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है शेयर इशू करने का, ये सब का सब कैंसिल करना पड़ेगा और जितने लोगों से जो पैसा आया है वो कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा। तो रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 90%, 90% तो होना ही चाहिए। मतलब 1 लाख शेयर अगर इशू किया गया है तो कम से कम 90% का आवेदन तो आना ही चाहिए। अगर 90% से कम हुआ, 90% से कम हुआ मतलब 90,000 से अगर कम हुआ, तो फिर हम लोग ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है निर्गमन का, ये सारा का सारा कैंसिल करना पड़ेगा। तो कम से कम जो 90% का क्राइटेरिया अपनाया गया है, उसी को हम लोग न्यूनतम अभिधान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कि कम से कम कितना होना चाहिए, 90% तो अभिधान आना ही चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन प्राप्त होना ही चाहिए। ठीक है सर। तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन। 4 प्रकार का इसलिए बनाया गया है, मेनली 3 प्रकार का होता है, ये अल्प अभिधान में ही आ जाएगा न्यूनतम अभिधान। ठीक है, इसी का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या लिखा है, तो यहाँ पर अगला टॉपिक लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी प्रारंभिक व्यय के बारे में। क्या होता है सर ये प्रारंभिक व्यय, ये प्रारंभिक व्यय क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज लिखा है कि प्रारंभिक व्यय से आशय उन व्ययों से है, किन व्ययों से है सर, उन व्ययों से है जो कंपनी की स्थापना करते समय किए जाते हैं। जब कंपनी की स्थापना होती है उस समय पर जितने खर्चे होते हैं, उन सभी खर्चों को, उन सभी व्ययों को प्रारंभिक व्यय यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहा जाता है। आगे लिखा है प्रारंभिक व्ययों को उन नामों से भी जाना जाता है, अन्य नामों से भी जाना जाता है, सॉरी, प्रारंभिक व्ययों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्थापना व्यय यानी कि फॉर्मेशन एक्सपेंसेज, समामेलन व्यय यानी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज आदि। आगे कहता है प्रारंभिक व्यय में निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक व्ययों में यानी कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं उनमें इन निम्नलिखित व्ययों को शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे ये कि प्रारंभिक व्ययों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन नाम है सर, तो स्थापना व्यय यानी फॉर्मेशन एक्सपेंस, समामेलन व्यय यानी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ प्रारंभिक व्ययों में कौन कौन से प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। पहला नंबर लिखा है कंपनी के विभिन्न प्रलेखों जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार करना मतलब ड्राफ्ट बनवाना, करवाने तथा इन्हें छपवाने के व्यय यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के जो खर्च होते हैं, उनको जो ड्राफ्ट करने के खर्च होते हैं, छपवाने के खर्च होते हैं, ऐसे खर्चों को भी हम लोग शामिल करते हैं प्रारंभिक व्ययों में। चलिए दूसरा नंबर लिखा है विभिन्न प्रलेखों की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण की फीस। जो जितने प्रकार के प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका जो स्टाम्प ड्यूटी होता है यानी सब कुछ स्टाम्पिंग कराना पड़ता है, वो खर्चे, स्टाम्पिंग में जो खर्चे लगते हैं वो खर्चे, और रजिस्ट्रेशन फी यानी पंजीकरण का फीस जो होता है, वो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे किस में शामिल किए जाते हैं, तो प्रारंभिक व्ययों में शामिल किए जाते हैं। तीसरा कहता है कंपनी के पंजीकरण पर चुकाई गई ड्यूटी, जो ड्यूटी टैक्स वगैरह होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो सारे भी खर्चे प्रारंभिक व्ययों में शामिल किए जाते हैं। अगला लिखा है प्रविवरण को बनवाने यानी प्रोस्पेक्टस को बनवाने, छापने तथा निर्गमन के व्यय यानी कि प्रोस्पेक्टस बनवाना यानी प्रविवरण बनवाने का खर्च, उसको छापने का खर्च और निर्गमित करने का भी जो खर्च होता है, वो सारे के सारे खर्च भी
शामिल किए जाते हैं प्रारंभिक व्ययों में। और अगला लिखा है कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों और सार्वभौम मुद्रा की लागत, यानी कि जो कंपनी की प्रारंभिक समय में, शुरुआती समय में जो पुस्तकें छपाई जाती हैं, और जो सार्वभौम मुद्रा होता है, सार्वभौम मुद्रा यानी कॉमन सील, सार्वभौम मुद्रा यानी कॉमन सील जो होता है, सार्वभौम मुद्रा जो होता है ऑफिशियल सिग्नेचर स्टाम्प बोलते हैं कंपनी का, उसको बनवाने में भी जो खर्च आता है वो सारे खर्च भी शामिल किए जाते हैं। किसमें? वो सारे खर्च भी शामिल किए जाते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज में, यानी प्रारंभिक व्ययों में। अगला कहता है अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग कमीशन। अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग कमीशन का नाम का जो खर्च होता है, ये खर्च भी शामिल किया जाता है। सर ये क्या होता है अंडरराइटिंग? तो अंडरराइटिंग के बारे में आपको बता दें कि जब कंपनी कोई अंश निर्गमित करती है जनता में, तो उस समय पर अगर किसी परिस्थिति में ऐसा हुआ कि अंशों का निर्गमन करने के बाद आवेदन कम प्राप्त होने वाला है, ऐसा अगर कंपनी को लगता है कि कम प्राप्त होगा, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अभिगोपक कहा जाता है, अंडरराइटर्स कहा जाता है। वो लोग शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फुल सब्सक्रिप्शन कराने में और ओवर सब्सक्रिप्शन कराने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं करते हैं, वो लोग कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, और ऐसे ही कमीशन को अंडरराइटिंग कमीशन यानी अभिगोपन कमीशन कहा जाता है। और ये खर्च भी प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसका जर्नल एंट्री दिया हुआ है। आइए जर्नल एंट्री क्या दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का, तो लिखा है जर्नल एंट्री अगर किया जाए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का, प्रारंभिक व्ययों का, तो एंट्री होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। एक्चुअली बता दें आपको कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ किया जाता है, मतलब अपलिखित किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, खर्चे हैं, इनको हम लोग कैपिटल नेचर के प्रॉफिट या रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट, किसी भी प्रकार के प्रॉफिट से हम लोग राइट ऑफ करेंगे, यानी कि अब इसको अपलिखित करेंगे। तो प्रॉफिट जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जितने तरह के ये प्रॉफिट है हमारे पास हमारे कंपनी में, उन्हीं प्रॉफिट से इसको क्या किया जाता है? अपलिखित किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो जब उन प्रॉफिट से अपलिखित करेंगे तो प्रॉफिट हमारे घट जाएंगे, घटेंगे तो डेबिट होंगे, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया गया है। और टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट ऑफ किया जाता है तो चीजें उल्टा हो जाती हैं। उल्टा होने का मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज एक्सपेंस है, जब हुआ होगा तो डेबिट में हुआ होगा, बट अभी इसको अपलिखित किया गया है तो इसको क्रेडिट में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव को याद, मतलब ये सारे के सारे जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जी हाँ, आपको बता दें इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है, हिंदी में बोले तो प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण। क्या होता है ये प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण? मतलब है कि अंशों के अभिदान हेतु कंपनी द्वारा जनता को प्रविवरण के माध्यम से दिए गए प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण कहते हैं। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम कहें, सिंपल भाषा में कहें कि प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ क्या होता है, तो कहेंगे कि जब कोई कंपनी पहली बार में किसी भी अपने शेयर को इशू करता है, कंपनी पहली बार में जब अंशों को निर्गमित करता है जनता में, पहली बार निर्गमित करता है, तो उसे ही प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहा जाता है। क्लियर है बात? और इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है सर। ये चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था अंश एवं अंश पूंजी, ये पूरी तरह से खत्म होता है। तो ऐसे ही मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में चैप्टर 3 में कंपनी की थ्योरी का हिंदी रिवीजन, चैप्टर 3 में आप लोगों से मिलेंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके, लाभ मिल सके। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।